हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 जीके के सवाल। ये ऐसे टॉप 100 जीके के सवाल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, आपके आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आज की क्लास आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण का काम करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के सवाल। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, आपको बता दें प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो आपको बताना है 1867 ईस्वी को की थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। दोस्तों, हम सवाल से भी बनने वाले सवाल यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप पेशेंस बनाकर रखिएगा, सारे सवाल नोट करके रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसके? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 ईस्वी को की थी। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले ने दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। कौन सा? सत्यशोधक। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और दोस्तों, कब की थी? 1875 ईस्वी को की थी। इसके अलावा माफ कीजिएगा 1873 ईस्वी को। कब की थी? 1873 ईस्वी में। और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों राम किशन मिशन, किसकी? राम किशन मिशन। राम किशन मिशन, इसकी स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने की है। और कब की थी? 1897 ईस्वी में। दोस्तों, सवाल एक है, लेकिन यहाँ से मैंने आपको 8 से 10 सवाल बताए हैं। सारे सवाल आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? विभिन्न परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछा गया है। दोस्तों, आपको बता दें जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो वर्ष 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1773। दोस्तों, यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में, कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो दो सवाल यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा सवाल है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? तो आपको याद रखना है ये दोस्तों, और श्री राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर एक शब्द और लगा लीजिएगा आप, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो आपको जवाब देना है लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जवाब देंगे विलियम बेंटिक। और दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। उम्मीद करता हूं आपने चारों सवालों को ध्यान से समझा होगा, नोट किया होगा। विलियम बेंटिक कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत के पहले वायसराय। वॉरेन हेस्टिंग कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और दोस्तों, आपको बता दें श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था?
एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, 22 जनवरी 1947 को किया गया था कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यहाँ से मैं आपको 8 से 10 ऐसे सवाल बताऊंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। प्रारूप समिति, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों आपको हम बता दें, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों उस समय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को किया गया था। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। अब दोस्तों उसके बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, और उसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। तो आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब स्थायी सदस्य के रूप में दोस्तों घोषित किया गया था? 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की दूसरी बैठक में। अब दोस्तों आपको बता दें, संविधान 13 दिसंबर 1946 को इसको दोस्तों क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। और दोस्तों 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? विष्णुगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को? दोस्तों आपको बता दें, भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सवाल कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। कौन सा? वीणा। जो समुद्रगुप्त थे वो वीणा बजाते थे। अब दोस्तों बात करते कुमारगुप्त को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नालंदा, कौन सा दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। 1210 में, 1225 में, 1236 में, 1240 में? दोस्तों आपको बता दें, जो रजिया सुल्तान है वो 1236 में गद्दी पर बैठी थी। यानी कि रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था 1236 से 1240 तक का था। तो यहाँ से 2 से 3 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? ऑप्शन नंबर सी 1236। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में। और एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है। कौन सी? रेडक्लिफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों ये मैकमोहन रेखा किसके बीच में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में पाई जाती है, याद रखिएगा। अब दोस्तों डूरंड रेखा ये दोस्तों किसके बीच में पाई जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों डूरंड रेखा पाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स, यानी कि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक से एक लल्लन टॉप सवाल लेकर आया हूं। जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप 2024 में किसी भी एसएससी यूपीएससी किसी का भी एग्जाम देने वाले हों। सारे सवाल दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा के अंदर। बस आप अपना कॉपी पेन लेकर इसको नोट करते रहिएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी? दोस्तों आपको बता दें, जो शैवालों का अध्ययन होता है वो कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन।
अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन, किसका, कोशिका का अध्ययन। अब दोस्तों पूछ लिया जाए एंटीमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन होता है। दोस्तों कहने को ये 100 सवाल होंगे, लेकिन यकीन मानिए आज की इस क्लास से कम आप 400 से 500 सवाल लेकर जाएंगे। बस धैर्य बना के रखिएगा, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। दोस्तों आपको पता होगा वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सी होती है, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे नीचे से आप काउंट करेंगे, क्षोभ मंडल, उसके बाद आती है आपका समताप, फिर आता है आपका मध्य, फिर आता है आपका आयन, फिर लास्ट में आपकी परत आती है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। अब दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, जो क्षोभ मंडल होता है, जो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, यानी कि पानी का बरसना, ओले का गिरना, बादल बनना, ये सब काम कहाँ पर होते हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। और दोस्तों जो ओजोन परत पाई जाती है, हमारी जो ओजोन लेयर पाई जाती है, और वायुयान का जो संचालन होता है वो समताप मंडल में होता है। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो ये मध्य मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये आयन मंडल में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी फ्रिक्वेंसी से संबंधित दोस्तों जो घटनाएं होती हैं वो सब आयन मंडल में होती हैं। और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, बहिर्मंडल। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब एक सवाल का आंसर आपको कमेंट कर बताना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको याद होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि जो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किस वर्ण के कारण होता है। तो दोस्तों लाइकोपीन, किसके कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल, ये दोस्तों किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जो लैक्ट वर्ड होता है वो दोस्तों दूध से संबंध रखता है। फॉर्मिक अम्ल, ये दोस्तों लाल चींटी में पाया जाता है। आपके दोस्तों लाल चींटी काट लेती है तो दोस्तों आपने देखा होगा वहां पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, वो क्योंकि हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती है। एसिटिक अम्ल, ये दोस्तों सिरका में पाया जाता है, सिरका में। इसको दोस्तों और क्या कहते हैं, इसको विनेगर भी कहते हैं, विनेगर भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा। अब दोस्तों मैलिक अम्ल, कौन सा, मैलिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है, ये दोस्तों सेब में पाया जाता है। कहाँ पर, सेब में पाया जाता है। याद रखिएगा। इतने सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में भाग कब लिया था, 1950 में, 1951 में, 1956 में, 1983 में। दोस्तों आपको बता दें भारत ने पहली बार 1951 ईस्वी में एशियाई खेलों में भाग लिया था, और फिर उसके बाद दोस्तों 1983 में लिया था, यानी कि 1951, 1983। दोस्तों मेरा कहने का मतलब इतना है, भारत में पहली बार आप इसको ऐसे सवाल को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। भारत में एशियाई खेल कब हुए थे दोस्तों, एक तो 1951 में हुए थे, एक तो 1983 में हुए थे। इस सवाल को आप ऐसे पढ़िएगा, ये सवाल आपका परीक्षा में पूछा भी गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो सांची का स्तूप है वो स्थित कहाँ पर है, वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, वो मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। और ये दोस्तों सबसे पहला स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अशोक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, या गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको याद रखना है भारत का 53वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुरु घासीदास, ये दोस्तों कौन सा है, ये दोस्तों भारत का बता रहे हैं, भारत का 54वां बन सकता है। कौन सा,
भारत का 54वां बन सकता है गुरु घासीदास। लेकिन दोस्तों अभी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं हुआ है, याद रखिएगा। भारत का दोस्तों 52वां कौन सा है? बावनवा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, और ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? बूंदी राजस्थान में स्थित है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी। और दोस्तों गुरु घासीदास ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बच्चा बच्चा जानता है, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और दोस्तों जो एशियाई शेर होते हैं उनके लिए फेमस है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं, सरोद वादक हैं या तबला वादक हैं? दोस्तों आपको बता दें, स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सितार वादक, संतूर वादक, सरोद वादक, तबला वादक। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार वादक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको बता दें, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ये दोस्तों पंडित रविशंकर थे। नाम याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। संतूर वादक से आपसे एक नाम बार बार पूछते हैं, भजन सोपारी। भजन सोपारी। भजन सोपारी का संबंध किससे है? भजन सोपारी का संबंध है संतूर वादक। एक नाम और लिख लीजिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध भी दोस्तों आपका संतूर वादक से ही है। सरोद वादक दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अकबर अली खान। अकबर अली खान। अकबर अली खान, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है दोस्तों आपका सरोद वादक से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। 1526 में, 1540 में, 1556 में, 1761 में। बच्चा बच्चा जानता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ था 1761 में। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ये 1540 इसको हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि होम रूल लीग मूवमेंट किस वर्ष से संबंधित है? यहाँ पर वंश हो गया, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर वंश नहीं होगा, यहाँ पर होगा वर्ष। इसको मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। वर्ष। दोस्तों जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो किस वर्ष से संबंधित है? 1917, 1916, 1918, 1919। याद रखिएगा, जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो वर्ष 1916 ईस्वी में चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था होम रूल लीग मूवमेंट? तो आपको याद होगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट चलाया गया था। अब दोस्तों आपको एक चीज और याद आ रही होगी, 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सनें लिखी हुई है, इनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। 1917 इसको क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1918 इसको क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार अपना जरिया बनाया था, पहली बार अपना हथियार बनाया था खेड़ा आंदोलन के दौरान। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। इसको बोलते हैं ना अपील ना दलील का कानून। और दोस्तों आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 इसको क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये कब का? ये भी 1919 का है। जितने सवाल दोस्तों यहाँ से निकल सकते हैं सारे सवाल मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। बस इस क्लास का आप निचोड़ अपनी कॉपी में उतार लेना। मुझे नहीं लगता दोस्तों आपका हर परीक्षा में आपको यहाँ से सवाल 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार भगत सिंह के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें, फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अब कब की थी ये भी आपको याद रखना,
उनतालीस ईस्वी को की थी। कब की थी? 1939 ईस्वी को की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब दोस्तों यहाँ से ऑप्शन को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। कौन? 23 जनवरी को मनाते हैं। और 23 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिंग था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कांग्रेस की जो स्थापना थी 1885 ईस्वी को की गई थी। और दोस्तों 1885 ईस्वी को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। फर्स्ट अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। जितने अधिवेशन है जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। एक सवाल। और दोस्तों कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कौन सा? कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था? 1886 ईस्वी को हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने की थी। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन ये हुआ था दोस्तों आपका मद्रास में। कहाँ पर? ये हुआ था मद्रास में। और कब हुआ था? 1887 ईस्वी को हुआ था। जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कांग्रेस के जो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और दोस्तों जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, कौन सा? फोर्थ अधिवेशन, ये दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था ये अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी 1888 ईस्वी में। ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना की, युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर की, मिल्खा सिंह की। याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। युवराज सिंह की दोस्तों युवराज सिंह की कौन सी? टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कौन सी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुरेश रैना की कौन सी? बिलीव। बिलीव किसकी? सुरेश रैना की है। मिल्खा सिंह की कौन सी दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की है। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों आपको बता दें ये भाग 3 इसको कहा गया है संविधान का मैग्ना कार्टा, क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग नंबर 3 के अंदर किया गया है। और कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 के बीच में है दोस्तों। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आपको बता दें भाग दोस्तों 4 इसमें क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड, यहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका उल्लेख भाग नंबर 4 में किया गया है। और मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा भाग 2 इसमें क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता का दोस्तों कहाँ से ली गई है? दोस्तों आपको याद होगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। सवाल एक है लेकिन दोस्तों उसको मैं एनालिसिस करके 3 से 4 सवाल आपको बता रहा हूँ, नोट करते चलिएगा।
अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1956, 1976, 1978, 1992। दोस्तों आपको बता दें जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब का है? 1976 का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा मूल संविधान में एक भी दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 का है। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, मापतौल है, इन सबको संवर्धित सूची में कब डाला गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है अब तक, और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उम्मीद करता हूं आपने दोस्तों पूरी कहानी सुनी होगी, अपनी कॉपी में लिख ली होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइटोलॉजी, एंटीमोलॉजी। याद रखिएगा जो कैंसर का अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्निथोलॉजी, इसमें दोस्तों पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसमें? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं और एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। ये हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा, केरल, नई दिल्ली, बिहार। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वो केरल का था। कहाँ का था? केरल। तो केरल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरियाणा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल ऐसे और पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो आपको याद रखना है ये दोस्तों आपका बिहार की। अधिक कहाँ की है? केरल की है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से, उत्तरोत्तर निकाय से, जैन साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो 16 महाजनपद हैं इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बज्जी, उज्जैन, तक्षशिला या पोतन। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें जो गांधार महाजनपद है इसकी राजधानी थी आपका तक्षशिला। तो तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा बज्जी, ये किसकी राजधानी थी? वैशाली की। वैशाली। और उज्जैन दोस्तों किसकी थी? उज्जैन। जल्दी से बताएं। आई थिंक अवंती की थी। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक करेंगे, फिर इसका आंसर आप ऑथेंटिक मानेंगे। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा पोतन दोस्तों किसकी थी? जल्दी से बताएं पोतन दोस्तों किसकी राजधानी थी? इसका जवाब भी आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु। बहुत कंफ्यूज करता है ये सवाल। दोस्तों आपको बता दें जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे ऋषभदेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बच्चे इसका आंसर महावीर स्वामी लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक दोनों कौन हैं? ये दोस्तों ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 23वें कौन है? 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ। और जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, महावीर स्वामी को जिन कहते हैं जिसका अर्थ क्या होता है? ये दोस्तों यूपी SSC पैट की परीक्षा में और दोस्तों आपको बता दें BPSC टीचर की परीक्षा में सवाल पूछा गया है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। इस जिन का मतलब क्या होता है? पूजनीय, विजेता, सन्यासी या बंधनहीन।
याद रखिएगा, महावीर स्वामी को जिन कहते हैं, जिनका अर्थ होता है विजेता, तो विजेता आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद किसे माना गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। दोस्तों आपको याद रखना है, जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो माना गया है आपका ऋग्वेद को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपको बता दें, जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं और 1028, कितनी? 1028 सूक्ति हैं। 1028 सूक्ति हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड आंकड़ा आपसे पूछा गया है ये। दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था, अलबरूनी आया था, इब्न बतूता आया था, ह्वेन-त्सांग आया था। दोस्तों आपको बता दें, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके दरबार में आया था फाहियान। फाहियान आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ना देके रखा हो तो यहाँ पर देके रखा होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो भी आप आंसर फाहियान ही लगाएंगे। एक ही बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा, इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। और इसकी एक पुस्तक है रहेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। और जो इब्न बतूता था वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। कहाँ का? वो दोस्तों मोरक्को का निवासी था। अलबरूनी, इसकी दोस्तों एक पुस्तक है, जल्दी से बताएं दोस्तों। अलबरूनी, ये इनकी एक पुस्तक का नाम बताएं जल्दी से कमेंट कर आप। ह्वेन-त्सांग, ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम, लुम्बिनी, पावापुरी, सारनाथ। दोस्तों आपको याद होगा, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर? कुंडग्राम में हुआ था। और दोस्तों कुंडग्राम में भी कहां पर? वैशाली में। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। किसका? महावीर स्वामी जी का जन्म। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है ये। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। और महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ये सवाल भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया था कि पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, राजगृह, वैशाली। दोस्तों आपको याद होगा, पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपका पाटलिपुत्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। या दोस्तों इसको आप एक बार रीचेक करेंगे, आई थिंक इसका आंसर वल्लभी होना चाहिए। इसका आंसर आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। जिस सवाल पर मुझे कन्फ्यूजन होगा उसको दोस्तों मैं बिल्कुल टिक नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। दोस्तों उसको आप खुद से रीचेक करेंगे। पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी? आई थिंक पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वल्लभी में। 2 जैन संगतियाँ हुई थी। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑथेंटिक मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में, श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में। दोस्तों आपको बता दें, जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो घटना क्या कहलाई थी? वो घटना कहलाई थी अभिधम्म चक्र। क्या कहलाई थी? अभिधम्म चक्र। इसको आप लिख ले कहीं पर। दोस्तों यहाँ से दोस्तों 2 घटनाएं और आपको याद रखनी है। जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्यागा था तो दोस्तों उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और दोस्तों जब महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे उसको कहा गया था महापरिनिर्वाण। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पहली बौद्ध संगति कहाँ पर संपन्न हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर हम चारों बौद्ध संगतियाँ आपको बताएंगे और किसके समय में हुई थी ये भी हम डिस्कस करेंगे। जो पहली बारी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। तो आपका सही आंसर होगा राजगृह। और दोस्तों आपको बता दें दूसरी बारी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी बारी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी वाली कुंडनवन कश्मीर में हुई थी। अब दोस्तों ये चारों बौद्ध संगतियां आपको याद रखनी है, ये क्रम से मैंने लिख दी है जिससे कि आपको याद हो जाए। पहली वाली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी वाली वैशाली में। तीसरी वाली पाटलिपुत्र में। चौथी वाली कुंडनवन कश्मीर में। किसके समय में हुई थी ये दोस्तों? पहली वाली हुई थी अजात शत्रु के समय में। किसके? अजात शत्रु के समय में हुई थी। दूसरी वाली हुई थी दोस्तों कालाशोक। किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। और तीसरी वाली हुई थी दोस्तों आपका अशोक के समय। किसके? अशोक के समय हुई थी। और चौथी वाली हुई थी कनिष्क के समय। किसके? कनिष्क के समय हुई थी। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल पूछा गया कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन आंसर किसी बच्चे को ना पता हो। ये 13वें शिलालेख में अशोक के दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों कलिंग युद्ध में जो इतना रक्तपात हुआ था उसके बाद अशोक ने दोस्तों अपनी रक्तपात की नीति को त्याग दिया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार को रिनोवेट किसके द्वारा कराया गया। दोस्तों ये तो सबको पता होता है कुतुब मीनार को बनवाया किसने, कुतुब मीनार को दोस्तों पूरा किसने कराया। लेकिन सवाल मैंने पूछा है कुतुब मीनार को रिनोवेट किसने कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों याद रखना है कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो तो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। और दोस्तों इसको ठीक किसने कराया था? दोस्तों आपको याद होगा इसको ठीक कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। इसको दोस्तों रिनोवेट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, औरंगजेब ने, खिलजी खान ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों आपको याद रखना है रैयत ए आला इसकी उपाधि दोस्तों धारण की थी खिलजी खान ने। किसने? खिलजी खान। खिलजी खान आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और खिलजी खान कौन था? सैयद वंश का संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खान। अब दोस्तों आपको याद होगा औरंगजेब, इसको दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल परीक्षा में कई बार आया है कि जिंदा पीर के नाम से किसको जानते हैं? औरंगजेब को। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इसको लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है। कौन सी? लाख बख्श। क्योंकि दोस्तों ये लाख बख्श इसको दोस्तों लोगों के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है। विटामिन B1, B3, B12, B4। याद रखिएगा जो पेलाग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो विटामिन आपका एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से सवाल बनता ही बनता है। और दोस्तों यही सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और यहाँ से एक सवाल ऐसे पूछते हैं कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का। दोस्तों आपको याद होगा वॉशिंग सोडा ये दोस्तों होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा एक होता है दोस्तों धावन सोडा, वही धावन सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। एक होता है दोस्तों माफ कीजिएगा सोडियम कार्बोनेट। एक होता है दोस्तों खाने का सोडा। ये क्या होता है? खाना सोडा। बहुत ध्यान से समझिएगा। खाना सोडा पूछे या सोडियम बाई कार्बोनेट पूछे, कौन सा दोस्तों? सोडियम बाई कार्बोनेट।
अगर आपसे दोस्तों खाना सोडा पूछे या सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे, एक ही बात होती है। और दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछे धावन सोडा पूछे या सोडियम कार्बोनेट पूछे, एक ही बात होती है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 10H2O। इसके आगे केवल 10H2O लगा दीजिएगा। ये दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका धावन सोडा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, लगा लीजिएगा स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका हाई कोर्ट की बात की जा रही है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके हाई कोर्ट की बात की जा रही है, सर्वोच्चतम न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, माफ कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 65 वर्ष। कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे उच्चतम न्यायालय, कौन सा, उच्चतम न्यायालय, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। दोस्तों बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है और उच्चतम न्यायालय क्या है। इसमें दोस्तों गलती हो जाती कई बार, अभी मुझ पे ही हो गई थी, आप देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, इसका दोस्तों इसके जो जज होते हैं इनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। और जो हाई कोर्ट होते हैं इनके जज की रिटायरमेंट की आयु होती है 62 वर्ष। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सबके सब। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल, प्रकाश, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, जो पौधे होते हैं अपना दोस्तों जो पोषक तत्व है मुख्यतः वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो दोस्तों मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल है, भारत, इजराइल, अमेरिका या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद होगा I2U2 में दोस्तों ये सभी देश शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारत, इजराइल, अमेरिका और दोस्तों ए कौन सा है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश शामिल हैं जो I2U2 संगठन में शामिल हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, दोस्तों आपको याद होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा और दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम। दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मतलब पहली मस्जिद है ये सब दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया था कि तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, जल्दी से बताएं। 1298, 1398, 1498 या 1598। ये तैमूर लग्न ने दोस्तों 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1398 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश ने शासन किया था। पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश। दूसरा वंश दोस्तों कौन सा था आपका, आपको याद होगा तुगलक वंश। तीसरा आपका खिलजी वंश, फिर दोस्तों आपका सैयद वंश, फिर आपका लोधी वंश। दोस्तों आपको बता दें सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था आपका तुगलक वंश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तुगलक वंश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, खिलजी वंश ने किया था। याद रखिएगा 1290 से 1320 तक शासन किया था आई थिंक खिलजी वंश ने। इस सवाल को आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था, महाकवि कालिदास, अमीर खुसरो, कल्हण, बाण भट्ट। दोस्तों आपको बता दें जो अमीर खुसरो थे, कौन, अमीर खुसरो, इनको 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। तो आपका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको याद होगा राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है, कल्हण की पुस्तक है। बाण भट्ट की दोस्तों एक कौन सी पुस्तक है, आनंद कादम्बनी किसकी पुस्तक है, ये बाण भट्ट की पुस्तक है। उम्मीद करता हूं आपने सुनी होंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, लाहौर में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है कि काबुल में स्थित है। महत्वपूर्ण मकबरे हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें जो जहांगीर का मकबरा था वो कहाँ पर स्थित था, वो लाहौर में स्थित था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हुमायूं का मकबरा, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, इसको आप लिख लें।
हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। औरंगाबाद दोस्तों, यहाँ पर किसका मकबरा स्थित है? औरंगजेब का। आपने नाम सुना होगा किसका? औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। काबुल, काबुल में दोस्तों किसका मकबरा स्थित है? तो आपको याद होगा बाबर का। किसका? बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, सिकंदर, अकबर 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 का दोस्तों मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सिकंदरा में। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, सिकंदरा में स्थित है। ये कुछ मकबरे हैं जो आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। और औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें ये अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। आप दोस्तों याद होगा आपको शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आप लिख लीजिएगा आगरा में स्थित है। उम्मीद करता हूं आपने सारे मकबरे नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश। दोस्तों आपको बता दें जजिया कर पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। तो अकबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जजिया कर को फिर से लागू किसने किया था? फिर से दोबारा से ये दोस्तों किया था औरंगजेब ने। इसने फिर से लागू कर दिया था जजिया कर को, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तंबाकू, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था ये जहांगीर ने। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संगीत, संगीत पर दोस्तों किसने प्रतिबंध लगाया था? संगीत पर प्रतिबंध लगाया था ये औरंगजेब ने। किसने? माफ कीजिएगा, औरंगजेब। कौन? औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत, संगीत पर बैन किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्कों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने दी थी, शाहजहां ने दी थी, अकबर ने दी थी, हुमायूं ने दी थी। दोस्तों आपको बता दें सिक्कों के जो पांचवें गुरु थे कौन थे? अर्जन देव। पहला सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि पांचवें गुरु कौन है? गुरु अर्जन देव। और इनको दोस्तों फांसी किसने दी थी? इनको फांसी दी थी जहांगीर ने। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। आपको दोस्तों याद होगा सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? जल्दी से बताएं। गुरु अंगद देव। कौन थे दोस्तों? गुरु अंगद देव सिक्कों के 9वें गुरु थे। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आगे शायद आने वाला है सवाल। अगला क्वेश्चन, सजदा और पैबोस नामक प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है सजदा और पैबोस प्रथा है वो बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको मैंने शायद बताया भी है, जो सजदा होता है उसके अंदर घुटनों के बल बैठकर राजा को दोस्तों प्रणाम किया जाता है, राजा को सम्मान दिया जाता है। और जो पैबोस होता है उसमें राजा के पैरों को चूम कर राजा को सम्मान दिया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी किसने स्थानांतरित की? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मुबारक शाह खिलजी। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ये किसने स्थानांतरित की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों किसके साथ इसके शासनकाल में कौन आया था? तो दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद होगा आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको जल्दी से बताना है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? इसका आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णदेवराय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यदा किस भाषा में लिखी हुई है? दोस्तों सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये कृष्णदेवराय के द्वारा रचित है। और दोस्तों ये किस भाषा में है? याद रखिएगा ये तेलुगु भाषा में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु, इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि फरीद खान निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम था? बाबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के कि अकबर के? क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों फरीद खान ये किसका बचपन का नाम था? ये शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड ये दोस्तों किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में हूबहू पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा या जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा? ये दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा है वो दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। क्या होगा? अकबर। अकबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है मनसबदारी प्रथा को समाप्त किसने किया था? सवाल आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो दोस्तों इसको समाप्त किया था औरंगजेब ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? ये दोस्तों औरंगजेब के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अब दोस्तों औरंगजेब से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। औरंगजेब से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, इसने कौन कौन से टाइटल धारण किए थे? एक तो दोस्तों आलमगीर। कौन सा? आलमगीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आलमगीर का टाइटल दोस्तों किसने धारण किया था? औरंगजेब ने। एक दोस्तों जिंदा पीर, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, जिंदा पीर। और इसके अलावा दोस्तों शाही दरवेश। कौन सा दोस्तों? शाही दरवेश का टाइटल दोस्तों औरंगजेब के द्वारा धारण किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1626, 1627, 1628, 1629? क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों शिवाजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी परीक्षाओं का। जल्दी से बताएं दोस्तों शिवाजी का जन्म कब हुआ था? माफ कीजिएगा, शिवाजी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो आप नोट करके रखिएगा। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1627, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं शिवाजी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शिवाजी इनका दोस्तों राज्याभिषेक कब हुआ था? ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? जल्दी से बताएं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? और दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे, बच्चा बच्चा जानता है। और इनके पिता का क्या नाम था? शहाजी भोसले। और माता कौन थी? जीजाबाई। इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये गुरु वाला। इनके गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव। क्या नाम था? कोंडदेव इनके गुरु जी थे। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं शिवाजी ने इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका जवाब आपको अब कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1728, 1735, 1739, 1740? दोस्तों आपको बता दें नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक सवाल यहां से और आपसे मैं आपको बता दूं, शिवाजी से मुझे अभी याद आया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल में शामिल थे? अष्टप्रधान याद रखिएगा, शिवाजी के शासनकाल में संबंधित थे ये अष्टप्रधान। और दोस्तों मैं आपको बता दूं शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था उसको भी आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था। और शिवाजी ने दोस्तों किसको अपनी राजधानी बनाया था? रायगढ़ को। किसको? रायगढ़ को। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु तेग बहादुर के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा या गुरु नानक के द्वारा? दोस्तों आपको याद होगा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मैंने माफ कीजिएगा, मैंने शायद आपको सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु अंगद देव बता दिए, उसको दोस्तों क्षमा कीजिएगा। गुरु तेग बहादुर, सिक्कों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर थे। ये दोस्तों 9वें गुरु थे। कौन थे? सिक्कों के 9वें गुरु थे। और परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें ये गुरु रामदास जो थे इनसे दोस्तों अकबर बहुत प्रभावित था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर सिक्कों के किस गुरु से प्रभावित था? ये गुरु रामदास से प्रभावित था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा पहले व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर खोली गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। कानपुर, सूरत, कोची, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें जो अंग्रेजों के द्वारा
पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो दोस्तों सूरत में खोली गई थी। कहां पर? सूरत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजों के द्वारा जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। सारी क्लासेस आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1791, 1792, 1793, 1799। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा 1792 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से कौन संबंधित है? दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, 1857 का विद्रोह आपसे पूछा ही जाता है। दोस्तों क्या क्या सवाल बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इलाहाबाद से थे लियाकत अली खान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों कौन कहां से संबंधित था वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों बिहार से कौन थे? बिहार से जल्दी से बताएं। बिहार से दोस्तों कौन थे? ये थे कुंवर सिंह। कौन थे? बिहार से थे आपके कुंवर सिंह, जिन्होंने दोस्तों बिहार से विद्रोह किया था। और दोस्तों दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली से संबंधित थे। दोस्तों कानपुर से कौन था? कानपुर से दोस्तों कौन थे? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे कानपुर से। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लखनऊ से कौन था? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको परीक्षा में नंबर दिलाएंगे और दोस्तों 100% आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट। अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 12। दोस्तों आपको बता दें भाषाओं का जो उल्लेख है वो दोस्तों 8वीं अनुसूची में किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब दोस्तों आपको बताता हूं अनुसूची 6, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको आप लिख लें, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें दोस्तों जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये याद रखिएगा, अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है। अनुसूची दोस्तों 10 में क्या है? जल्दी से बताएं। अनुसूची 10 में है दल बदल। और दोस्तों 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और दोस्तों दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया है, जो राज्यसभा होती है उसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। उपराष्ट्रपति, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 64 में बोली गई है। अब दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रपति, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52 में है। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेलेना ब्लेवात्स्की एंड हेनरी स्टील अल्कॉट के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा। दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी हेलेना ब्लेवात्स्की एंड स्टील अल्कॉट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और आई थिंक 1875 में दोस्तों ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई है। और दोस्तों इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे क्लास के अंदर। ब्रह्म समाज, आर्य समाज
सब बता चुका हूं मैं आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर। दोस्तों आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय पुलिस दिवस 2023 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, इसकी 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है। और दोस्तों आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है वो दोस्तों कहां पर संपन्न हुई है? अपने भारत देश में दिल्ली में संपन्न हुई है। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पुलिस दिवस, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 371। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A। दोस्तों आपको याद होगा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों कौन से 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1978 का है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A, याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 280, इसमें किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 108, इसमें क्या है? ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक है इसके अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दोस्तों आपको याद होगा पंडवानी लोक नृत्य, इसका संबंध कहां से? इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के 1 से 2 लोक नृत्य बहुत फेमस है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पंथी, ये पंथी लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा, ये लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। हरेली कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बिहार का दोस्तों कौन सा है? जट जाटिन। झारखंड का कौन सा है? सरहुल। उत्तराखंड का कौन सा है? फूलदेई या हरेला, फूलदेई महोत्सव कह दिया। और दोस्तों हरेला, फूलदेई। दोस्तों एक सवाल से मैं 5-5, 6 से सवाल बता रहा हूं, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। दोस्तों आपको याद होगा एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो होता है आर्टिकल 352 में, और जो राष्ट्रपति शासन होता है वो आर्टिकल 356 में होता है। और इसमें वित्तीय आपात, इसको आप लिख लें, वित्तीय आपात, जो कि अपने भारत देश में अभी एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति शासन, इसमें होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 356 है। और राष्ट्रीय आपात ये आर्टिकल नंबर 352। अगला सवाल, मानव दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। दोस्तों आपको याद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित मैंने आर्टिकल आपको लिखवाए थे, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस आर्टिकल में कौन सी बात बोली गई है। मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, बेगारी प्रथा, यानी कि दोस्तों जो मतलब किसी से जबरदस्ती मजदूरी, बेगार प्रथा, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में बोली गई हैं? आर्टिकल नंबर 23 में। यानी कि दोस्तों मानव का दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 23। अब दोस्तों अनुच्छेद 24 क्या कहता है? जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आप कारखानों में या दोस्तों जो रिस्की कारखाने होते हैं जहां पर रिस्की काम कराया जाता है वहां पर दोस्तों उनसे आप कार्य नहीं करा सकते, इस चीज का प्रतिबंध है। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 24 में। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21। और आर्टिकल नंबर 25 में क्या है दोस्तों? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी अपनी स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 72 है। दोस्तों भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपको बताते हैं
वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए इनका कार्यकाल कितना होता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि दोस्तों जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। इनको बोलते हैं केंद्र का सबसे बड़ा वकील। एक होता है दोस्तों महान्यायवादी, एक होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। वो होता है दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और उसका उल्लेख होता है आर्टिकल नंबर 165 में। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आर्टिकल नंबर 60 में दोस्तों क्या है? तो आपको याद होगा, आर्टिकल नंबर 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, बस इस क्लास को आप देखकर चले जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपके सामने निचोड़ के रूप में रख रहा हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 में, 1605 में, 1610, 1620। दोस्तों आपको बता दें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1600 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ भी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको याद होगा, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। यहां पर आपसे नगर पूछा गया है। अगर आपसे स्थल पूछा जाए तो सवाल बदल जाएगा, आंसर भी बदल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल यानी सबसे बड़ी जगह कौन सी थी, तो आपका जवाब होता है राखीगढ़ी। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों आपको याद होगा, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। दोस्तों ये कब विभाजित हुआ था? सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूरत अधिवेशन कब का है? 1907 का है। और दोस्तों इसमें कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया था, नरम दल और गरम दल। याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। और दोस्तों आपको याद होगा, बंगाल विभाजन भी कब हुआ था? बंगाल विभाजन भी दोस्तों, बंगाल विभाजन भी इसी समय हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। कहां से? टाउन हॉल कोलकाता से। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इसके अंदर। और बंगाल विभाजन भी दोस्तों कब हुआ था? 1905 में हुआ था, करजन के समय। याद रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन कब का है? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 1916 का है लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, नई संसद भवन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? पिंगली वेंकैया, विमल पटेल, राम सुतार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद होगा, जो हमारी नई संसद भवन बनी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया है, और जो त्रिभुज के आकार की है, कौन से? जो दोस्तों त्रिभुजा आकार की है। और दोस्तों इसके दोस्तों जो वास्तुकार कौन है? ये दोस्तों है आपके विमल पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों पिंगली वेंकैया कौन है? तो आपको याद होगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसके दोस्तों जो वास्तुकार हैं, इसके दोस्तों डिजाइनर हैं, वो कौन है? पिंगली वेंकैया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आपको याद होगा, हमारी जो नई संसद भवन है, इसके अंदर एक संगोल स्थापित किया गया है। वो दोस्तों किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो चोल वंश से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है और परीक्षा में पूछा गया। जगदीशपुर कहां पर स्थित है? तो आपको दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, ये दोस्तों बिहार में स्थित है। कहां पर? बिहार में स्थित है जगदीशपुर। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं एक दो सवाल आपको और बताता हूं, जैसे कि बरेली। बरेली से सवाल बहुत बार पूछा था। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। दोस्तों 1857 की क्रांति में बरेली से दोस्तों किसने विद्रोह किया था? ये किया था खान बहादुर खान ने किया था। दोस्तों आपको याद होगा, इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था।
फैजाबाद दोस्तों झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, याद रख लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? दोस्तों आपको बता दें जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों आपका अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दोदा बेटा, ये किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। किसकी? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अधिकांश में कौन सी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है? भारत के किस अधिकांश क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत में अधिकांश रूप से दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो सबसे उपजाऊ होती है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो गंगा के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, लाहौर बम कांड, चोरी चौरा घटना? दोस्तों आपको याद होगा जो असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको लिखना होगा 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। और दोस्तों आपको बता दें चौरी चौरा घटना कब हुई थी? फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा घटना। दोस्तों इसी घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों आपको याद होगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था, 1923 में। और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों आपको याद होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। लाहौर बम कांड कब हुआ था? 1929 में। 1929 में। ये लीजिए दोस्तों सवाल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, एक एक सवाल आप नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में? दोस्तों आपको बता दें जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो दिया जाता है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की अवधारणा कहां से ली गई है? दोस्तों बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है और परीक्षा में न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है। जो प्रस्तावना की अवधारणा है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो दोस्तों कहां से ली गई है? जल्दी से बताएं। प्रस्तावना की भाषा दोस्तों कहां से ली गई? प्रस्तावना की अवधारणा तो ली गई है अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब दोस्तों आपको बता दें अमेरिका से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब पद कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं रूस के संविधान से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता का उल्लेख है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखिएगा सोनल मानसिंह, इनका संबंध है भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं या कुछ और उड़ीसी नृत्य से भी। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है कि सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? और दोस्तों आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम और उड़ीसी देके रखे थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया जो स्वराज पार्टी है इसका गठन हुआ था 1923 में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। अब दोस्तों बात करते हैं 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना। 1924 में क्या हुआ था? महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लें। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी बेलगांव अधिवेशन की। और कहां पर स्थित है बेलगांव? कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, सवाल कैसे ही पूछ सकता है आपसे। 1925 में क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू जी ने की थी। और कानपुर अधिवेशन के अलावा और क्या होता है 1925 में? काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखिएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। जो काला घोड़ा कला महोत्सव दोस्तों है ये दोस्तों महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपको याद होगा खजुराहो फेस्टिवल।
खजुराहो फेस्टिवल कहाँ का है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश का है। तानसेन महोत्सव, तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राजस्थान का दोस्तों कौन कौन से हैं? कालबेलिया, गणगौर, कालबेलिया, गणगौर, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। अगला सवाल, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? दोस्तों आपको याद होगा, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये वर्ष 2000 में इनका दोस्तों गठन हुआ था और 2 जून 2014 इसमें दोस्तों कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों ये करंट अफेयर का सवाल है, इसको आप दोस्तों जीके में भी इंक्लूड कर सकते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? ये दोस्तों आपका जापान, माफ कीजिएगा, ये पेरिस में होने वाला है। कहां पर? पेरिस में होने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, नाटो संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, बेल्जियम में स्थित है या जर्मनी में स्थित है? दोस्तों आपको याद होगा नाटो, NATO, नाटो इसका दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, इसका दोस्तों जो पूरा नाम है वो भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। नाटो, दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों आपको बता दें, जो नाटो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नाटो की, याद रखिएगा। अब नाटो में दोस्तों कितने मेंबर? 31 हैं। नाटो में 31 मेंबर शामिल हैं। कितने? 31। दोस्तों आपको बता दें, नाटो के अंदर अभी तक 30 मेंबर शामिल थे, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में फिनलैंड को, किसको? फिनलैंड को दोस्तों नाटो का नवीनतम मेंबर बना दिया गया, 31वां मेंबर बना दिया गया है। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि नाटो का नवीनतम मेंबर कौन है? फिनलैंड है। और दोस्तों अब कितने मेंबर हो चुके हैं? 31। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 1949 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों आपको याद होगा EU, यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है, इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और 27 देश इसमें शामिल हैं यूरोपियन यूनियन में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लगा लीजिएगा स्टार। इसरो और DRDO ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में लगभग आपसे पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं इसरो के। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें, 1 जनवरी 1958 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। और DRDO के वर्तमान में हेड कौन है? समीर V कामत। कौन है? समीर V कामत। अब दोस्तों लिख लीजिएगा इसको आप, समीर V कामत, ये DRDO के हेड हैं। और एक सवाल आपसे और पूछा था, DRDO का दोस्तों ध्येय वाक्य कौन सा है? तो DRDO का ध्येय वाक्य बलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान होता है। ये दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश, सैयद वंश, कुषाण वंश या चंदेल वंश? दोस्तों ये बृहदेश्वर मंदिर है, ये चोल वंश के शासक राजराज प्रथम कौन थे? राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों चोल वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, GST का उल्लेख किस संविधान संशोधन में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी संविधान संशोधन यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे अति महत्वपूर्ण हैं। हम सारे के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। GST का उल्लेख कौन से संविधान संशोधन में? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन या 104वां संविधान संशोधन? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, GST का उल्लेख किया गया है 101वें संविधान संशोधन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर।
जीएसटी, इसका दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और दोस्तों आपको बता दें जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है वो दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। परीक्षा में कई बार ऐसा सवाल पूछा गया कि जीएसटी कैसा कर है, तो बच्चा गलत कर देता है, तो याद रखिएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका दोस्तों कौन सा आर्टिकल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीएसटी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 246A, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जीएसटी काउंसिल, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 279A। ये दो सवाल हैं जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों अगर केवल जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में ऐसा पूछे तो 246A, अगर ऐसा पूछे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 279A। और जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ये तो हो गई जीएसटी की बात। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप सुन लीजिएगा। 102वां संविधान संशोधन, दोस्तों इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? ओबीसी का। इसमें दोस्तों ओबीसी का उल्लेख है। ओबीसी को दोस्तों 27% का आरक्षण कौन से संविधान संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन, ये ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको दोस्तों 10% का आरक्षण। कौन से संविधान संशोधन में? 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, एससी एसटी का संरक्षण, कौन से संविधान संशोधन में? 104वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये लीजिए दोस्तों एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन, या 89वां संविधान संशोधन है। दोस्तों आपको बता दें, मैंने आपको बताया भी है कि हमारे मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों 10 के बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। और दोस्तों आर्टिकल 21A माफ कीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माफ कीजिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21A। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। अब दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कब का है? 1992 का इसका अधिनियम है, लेकिन कब लागू हुआ था? 1993 में। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में। सवाल गलत मत कीजिएगा, अधिनियम है 1992 का, लागू हुआ था 1993 में। 74वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1997, 1999, 2002। दोस्तों आपको याद होगा G20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस बार G20 की बैठक हमारे भारत देश में हुई है, इसीलिए सवाल और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएसटी का दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। जीएसटी माफ कीजिएगा G20 दोस्तों G20 की दोस्तों 2023 में बैठक कहाँ पर हुई थी? अपने भारत देश में हुई थी। अब G20 की 2024 में बैठक कहाँ पर होगी? 2024 की बैठक ये होगी दोस्तों आपका ब्राज़ील में। कहाँ होगी? ये होगी आपका ब्राज़ील में होगी G20 की 2024 की बैठक। 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी? ये अपने भारत में हुई थी। और 2022 में दोस्तों इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? इसको भी आप लिख ही लीजिएगा। ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में हुई थी G20 की बैठक 2022 में। ये तीनों बैठकें आप याद रखिएगा, परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। अब G20 में दोस्तों कितने मेंबर शामिल हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 19 देश शामिल हैं, 19 देश शामिल हैं, और दोस्तों 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। अब दोस्तों G20 में कितने कुल हो गए? 19 देश शामिल हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभी तक यूरोपियन यूनियन ही शामिल था, लेकिन अब दोस्तों अफ्रीकी संघ भी शामिल हो चुका है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में G20 में कौन सा नवीनतम मेंबर शामिल हुआ है? अफ्रीकी संघ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में स्थित है, अदिस अबाबा में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिया होगा। अगला सवाल,
अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये लीजिए, वही सवाल आ गया। अदिस अबाबा में स्थित है। कहाँ पर? अदिस अबाबा में स्थित है अफ्रीकी संघ का मुख्यालय। इसको बोलते हैं इथोपिया। इथोपिया में भी दोस्तों, इसको आप अगर आपके ऑप्शन में अदिस अबाबा लिख के ना आए, इथोपिया लिख के आए, तो इथोपिया भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो आपको दोस्तों याद होगा WTO। WTO में किसका मुख्यालय स्थित है? जिनेवा का। जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित WTO विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिनेवा में दोस्तों WHO का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1948, 1967, 1985। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। आसियान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1967 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा। आसियान में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? कुल देश 11 देश शामिल हैं, लेकिन 11वां सदस्य कौन बना है? 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्टे। कौन बना है? तिमोर लिस्टे। ये सवाल वो सवाल है जो दोस्तों आपको नंबर दिला के जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में तिमोर लिस्टे को आसियान का 11वां मेंबर बनाया गया है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों 1985 में किसकी स्थापना हुई है? सार्क। आपने दोस्तों सार्क संगठन का नाम सुना होगा। सार्क की स्थापना कब हुई है? 1985 ईस्वी में। 1948 में WHO की स्थापना हुई है। और दोस्तों 1919 में ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 ईस्वी में। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? लगा लीजिएगा स्टार। ये सवाल भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। RBI इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आपको याद होगा RBI का अधिनियम है 1934 का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए RBI का अधिनियम है 1934 का, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI का। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा RBI के पहले गवर्नर कौन थे? जल्दी से बताएं दोस्तों। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों आपको याद होगा ऑस्मोन स्मिथ। कौन थे? ऑस्मोन स्मिथ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो CD देशमुख। कौन है? CD देशमुख। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर केवल पहले गवर्नर पूछे तो ऑस्मोन स्मिथ, अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो CD देशमुख। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि राज्यसभा का मेंबर बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। दोस्तों अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और दोस्तों वोट 18 वर्ष क्या होता है? वोट डालने की उम्र। क्या होता है? वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। और दोस्तों अगर आपको ग्राम प्रधानी की इलेक्शन लड़ना है, मेंबरी की इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट मैं आपको और नोट करा देता हूँ, वो भी नोट कर लीजिएगा। 35 वर्ष। अगर आपको भारत का राज्यपाल बनना है, अगर आपको गवर्नर बनना है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा अक्षांश अलग करता है? ना जाने कितनी बार सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा? ये दोस्तों है 10 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 10 डिग्री अक्षांश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश क्या है? तो आपको दोस्तों याद होगा 49 डिग्री अक्षांश में यूएसए को कनाडा से अलग करता कौन? यूएसए को कनाडा से कौन अलग करता है? ये 49 डिग्री अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, कनक रेले का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। दोस्तों याद रखिएगा जो कनक रेले हैं इनका संबंध है आपका मोहिनीअट्टम। और दोस्तों कल्याणी अम्मा भी लिख लीजिएगा, कल्याणी अम्मा
दोस्तों कल्याणी अम्मा और कनक रेले, इन दोनों का संबंध है किससे? मोहिनी अट्टम से। दोस्तों जल्दी से आपको बताना है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सब लोग जानते हैं। अब बताइएगा शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, उड़ीसा। दोस्तों आपको याद होगा यक्षगान, ये दोस्तों कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जैसे कि मेघालय में दोस्तों बांग्ला फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है। मैं दोस्तों आपको केवल वही सवाल बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल तो बनने को तो बहुत सवाल बन सकते हैं, एक एक राज्य से लाखों हजारों सवाल बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है आपको वो पढ़ना है। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का है। उड़ीसा का दोस्तों कई बार पूछा जाता है रज पर्व, ये दोस्तों कहाँ का? ये रज पर्व है उड़ीसा का। इसको ऐसे लिखिएगा रज पर्व। और नुआखाई, ये फेस्टिवल कहाँ का? ये उड़ीसा का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? दोस्तों आपको याद होगा पंचवर्षीय योजनाएं आपके एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से। दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1951 से 1956 के बीच में चली थी। 1951 से 1956 के बीच में चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको याद होगा हैरेट डोमर मॉडल। कौन सा? हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली वाली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक थी? 1956 से 1961। और फिर दोस्तों तीसरी वाली 1961 से 1956। याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाएं परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। और दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको याद रखना है जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है महानदी, इस पर दोस्तों हीराकुड बांध, कौन सा? हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। अलमाटी बांध और दोस्तों एक और है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये कुछ सवाल है जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन थे जीके के जो मैंने आपको बताए। दोस्तों ये नाम के टॉप 100 है, लेकिन दोस्तों आप सवाल अगर काउंट करेंगे तो कम से कम 300 से 400 सवाल मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं। ये सारे सवाल आपको अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर फैक्ट के रूप में नोट कर लेने हैं। यकीन मानिए इस क्लास से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर उसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है, चाहे आप एसएससी जीडी देने वाले हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, अदर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी आपका एक दिवसीय एग्जाम है, तो आपके सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। उन ई नोट्स में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, यानी कि इन सारे सभी के क्वेश्चंस है जो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी कि दोस्तों अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, चाहे वह सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपी हो, कुछ भी हो, वो सारी परीक्षाओं में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं सारे सवाल आपको दोस्तों वन लाइनर फैक्ट के रूप में वहां पर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल 130 कुल 130 पेजेस की पीडीएफ होने वाली है। उसका दोस्तों आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उसको परचेज करना है तो एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 70 78 142 717 70 78 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। आप दोस्तों इसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें शेयर कीजिएगा। आपको वह ब्रह्मास्त्र वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यकीन मानिए आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी वह पीडीएफ। मात्र 50 रुपीज़ इसका प्राइस आप सभी के लिए रखा गया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।